उस समय की बात है। बिलासपुर का राजा भानु प्रताप और उसका मंत्री दिवाकर दोनों ही बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक दिन वह दोनों अपने शाही बाग में सैर कर रहे थे। तब राजा भानु प्रताप ने कहा, मित्र दिवाकर, कैसा विचित्र सहयोग है कि हम दोनों ने एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक ही दिन हम दोनों का विवाह हुआ और आज तुम्हारी पत्नी और मेरी रानी के संतान भी होने वाली है। मंत्री ने कहा, महाराज, इसी को कहते हैं प्रभु की लीला। उसकी लीला अपरंपार है महाराज। तभी मंत्री के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, मंत्री जी, आपके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है। दोनों मित्र ये समाचार सुनकर बड़े ही खुश हुए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी एक दासी और दौड़ती हुई आई और महाराज से कहने लगी, महाराज की जय हो। महारानी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। अब तो दोनों मित्र खुशी से गदगद हो उठे। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं एक बात सोच रहा हूं। आज के दिन तुम्हारे यहाँ पर पुत्र और मेरे यहाँ पर पुत्री ने जन्म लिया है। अपनी अपनी संतान के कारण हम दोनों की दोस्ती भविष्य में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो सकती है। वो कैसे महाराज? हम अभी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब वे दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाए। इस तरह से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। अरे महाराज, आप तो एक अनहोनी कल्पना कर रहे हैं। कहां आप और कहां मैं। मंत्री जी, हम दोनों के बीच जो उच्च नीच की खाई है उसी को बांटने के लिए मैं ये रिश्ता करना चाहता हूं। महाराज, जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो भला मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर देर किस बात की मित्र, हम आज ही एक समारोह आयोजित करते हैं और उसमें इस बात की घोषणा कर देंगे। और उसी शाम को राजमहल में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें राजा ने घोषणा की, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों और प्रजावासियों, हम घोषणा करते हैं कि समय आने पर हम अपनी पुत्री का विवाह मंत्री के पुत्र के साथ ही करेंगे। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उन दोनों को बधाइयां देने लगे। फिर राजा भानु प्रताप के आदेश पर राजकुमारी सुमित्रा और मंत्री के बेटे सूर्यसेन का लालन पालन राजमहल में ही होने लगा। समय बिता और वो दोनों युवा हो गई। एक दिन की बात है जब सुमित्रा और सूर्यसेन दोनों शाही बाग में घूम रहे थे। उसी वक्त वहां पर चंडीगढ़ के राजा चंडी सेन के साथ राजा भानु प्रताप भी घूम रहे थे कि तभी चंडी सेन की दृष्टि राजकुमारी और सूर्यसेन पर पड़ी। वो राजा भानु प्रताप से कहने लगा, राजन, ये सुंदर युवती कौन है? राजन, वो मेरी पुत्री राजकुमारी सुमित्रा है। और उसके साथ वो युवक कौन है? वो हमारे मंत्री दिवाकर का पुत्र है और हमारा होने वाला दामाद सूर्यसेन है। ये मैं क्या सुन रहा हूं महाराज? आप अपने मंत्री के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, इसमें हर्ष ही क्या है राजन? मंत्री दिवाकर हमारे बचपन का मित्र है और सूर्यसेन हर तरह से राजकुमारी सुमित्रा का पति बनने के योग्य है। राजन, मुझे आपके विचारों पर हैरानी है। राजकुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी को आप साधारण कुल में जन्मे सूर्यसेन के साथ बांध देना चाहते हैं। यह तो राजकुमारी के साथ सरासर अन्याय होगा।
राजन, जिस दिन इन दोनों का जन्म हुआ था उसी समय हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया था और उसी रात एक समारोह में हमने इसकी घोषणा भी कर दी थी। तो क्या हुआ राजन? संबंध तोड़ा भी तो जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने पुत्र राजकुमार चयन सेन का विवाह आपकी पुत्री के साथ करने को तैयार हूं और इससे हम दोनों के राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। चंडी सेन की बातें सुनकर भानु प्रताप सच में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि ये विचार तो अच्छा है। कुछ देर सोचने के पश्चात वह बोला, लेकिन राजन, सुमित्रा और सूर्य सेन दोनों को ही इस बात का ज्ञान है कि बचपन में उन दोनों का संबंध हो चुका है। यदि मैं राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ करता हूं तो सूर्य सेन अवश्य ही इस विवाह में रोड़े अटकाएगा। इसका उपाय मैंने सोच लिया है राजन। आप सूर्य सेन को कुछ दिनों के लिए कोई ऐसे कठिन कार्य पर भेज दें जो पूरा करके वह जल्दी वापस ना लौट सके। इस बीच उसकी गैर हाजिरी में हम बड़े ही आराम से चयन सेन और सुमित्रा का विवाह करवा देंगे। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं राजन? बिल्कुल पक्का समझिए। मैं आज ही सूर्य सेन को राज्य से दूर भेज देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन आप युवराज चयन सेन की बारात लेकर बिलासपुर राज्य में आ जाइए। उसी दिन भानु प्रताप ने सूर्य सेन को अपने पास बुलाया और उससे कहा, सूर्य सेन, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए महाराज। सूर्य सेन हमारे महल के सरोवर में लाल रंग के कमल के फूल खिला करते हैं। हमने सुना है अलकनंदा वन में एक सरोवर है जिसमें नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अलकनंदा वन जाओ और वहां के सरोवर में खिलने वाले नील कमल के फूल लेकर आओ ताकि उन कमल के फूलों के द्वारा हमारे महल का सरोवर भी सुशोभित हो सके। ये कौन सा कठिन कार्य है महाराज? मैं आज ही अलकनंदा वन चला जाऊंगा। अपने पिता दिवाकर को बताकर सूर्य सेन उसी दिन नीले कमल के फूल लेने के लिए अलकनंदा वन की ओर चल दिया और राजा भानु प्रताप सोचने लगा कि मूर्ख सूर्य सेन अलकनंदा वन से अब तो 1 महीने से पहले वापस नहीं लौट पाएगा और इसी बीच में राजकुमारी सुमित्रा, वो युवराज चयन सेन का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कर दूंगा। और फिर राजा ने अपनी रानी को बुलाकर कहा, महारानी जी, राजकुमारी सुमित्रा का विवाह हमने चंडीगढ़ के युवराज चयन सेन के साथ पक्का कर दिया है। आज से ठीक 7वें दिन वे लोग बारात लेकर आएंगे। ये आपने क्या किया महाराज? सुमित्रा का विवाह तो सूर्य सेन के साथ होना है। आपने खुद ही वर्षों पहले ये रिश्ता तय किया था। महारानी, वो रिश्ता उस समय हमने बिना सोचे समझे और भावेश में आकर कर दिया था, वरना मंत्री दिवाकर और हमारी क्या बराबरी। हम राजकुल के हैं, इसीलिए हमारा संबंध भी किसी राजकुल वाले से ही होना चाहिए। महाराज, इस बारे में आपको इस समय नहीं बल्कि उसी समय सोचना चाहिए था। महारानी, हमें उपदेश ना दो। राजकुमारी सुमित्रा का विवाह युवराज चयन सेन के साथ ही होगा। दूसरी तरफ सूर्य सेन अलकनंदा वन की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था
लगता है ये कार्य सौंप कर महाराज मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना इस कार्य के लिए वे किसी सैनिक को भी भेज सकते थे। इधर राजमहल में राजा ने मंत्री दिवाकर को बुलाकर उनसे कहा, मंत्री जी, सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दीजिए। वह किस लिए महाराज? कोई विशेष आयोजन होने वाला है। हाँ, 1 सप्ताह के बाद राजकुमारी सुमित्रा का विवाह होने वाला है। लेकिन महाराज सूर्यसेन तो नीले कमल लाने के लिए अलकनंदा वन गया है। वहां से उसे वापस आने में कम से कम 1 माह लग जाएगा। फिर ये विवाह 1 सप्ताह में कैसे हो सकता है? ये तुमसे किसने कहा दिवाकर की सुमित्रा का विवाह सूर्यसेन के साथ होगा? महाराज, ये आप क्या कहते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक सुना दिवाकर। पुराना संबंध तोड़कर हम राजकुमारी सुमित्रा का विवाह चंडीगढ़ के युवराज चयन सेन के साथ करने जा रहे हैं। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमें किसी का डर नहीं है। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। महाराज, लगता है आपका विवेक खो चुका है और उसे जगाने के लिए मैं अब कल भरे दरबार में मैं आपसे बात करूंगा। शायद दरबारियों और मंत्रियों के सामने आपको बरसों पहले की गई घोषणा याद आ जाए। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तुम मुझे भरे दरबार में अपमानित करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजा ने अगले ही पल मंत्री पर तलवार का एक भरपूर वार कर दिया और एक ही वार से मंत्री लहूलुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भानु प्रताप के आदेश पर सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब सुमित्रा को सारी बात का पता चला तो वह बुरी तरह से बिफर उठी और अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी महाराज, मैं चयन सेन के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ सूर्यसेन से होगा। सुमित्रा, ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना पिता प्यारा है या सूर्यसेन। राजा भानु प्रताप के जाने के बाद सुमित्रा परेशान हो गई और सोचने लगी, लगता है मुझे अपने प्यार की बलि देने ही होगी। ऐसी विकट घड़ी में सूर्यसेन भी तो मेरे पास नहीं है। और फिर वैसा ही हुआ जैसा राजा भानु प्रताप चाहता था। नियत समय पर चंडीगढ़ से चयन सेन की बारात आई और बड़ी ही धूमधाम के साथ सुमित्रा और चयन सेन का विवाह हो गया। इस घटना के 7 दिन के बाद सूर्यसेन अलकनंदा वन में पहुंचा और सरोवर से नीले फूल लेकर वो वापस लौट चला। उसकी वापसी का सफर भी काफी लंबा था। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वह सोचने लगा, क्यों ना इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते चले। वह मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक ऋषि महाराज ने उसे आवाज दी, सूर्यसेन, अब बिलासपुर में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहां पर तेरे माता पिता है और ना ही वहां पर सुमित्रा है। अब तो वहां पर जाकर क्या करेगा? ये सुनकर सूर्यसेन वहीं पर रुक गया और उसने पलटकर ऋषि की ओर देखा। ये आप क्या कह रहे हैं रिसीवर? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है।
सुमित्रा का विवाह चंडीगढ़ के युवराज चयन सेन के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा भानु प्रताप ने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारी माता भी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। ऋषि से सारी बातें जानकर सूर्यसेन आवेश में आ गया और वह गुस्से में कहने लगा, राजा भानु प्रताप इतने क्रूर निकलेंगे, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं की थी रिसीवर। उन्होंने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। मैं उन्हें इस बात की सजा अवश्य दूंगा। सूर्यसेन आवेश में आकर अपने विवेक का साथ ना छोड़ो। राजा भानु प्रताप ने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। वह रिसीवर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं। सूर्यसेन नील वन में मेरा आश्रम है, तुम वहां चलकर मेरे साथ रहो। वहां के शांत वातावरण में रहकर तुम्हारा चित्त कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और फिर सूर्यसेन ऋषि के साथ उनके आश्रम में चला गया। ऋषि उसे रोज ज्ञान की बातें बताते और उसका ध्यान सुमित्रा और उसके माता पिता की दुखद मृत्यु की घटना की ओर से हटाने का प्रयास करते, परंतु सूर्यसेन पर उनकी बातों का असर नहीं हो रहा था। एक दिन रिसीवर ने कहा, सूर्यसेन तुम हर समय उदास और खोए खोए रहते हो। क्षमा करें रिसीवर, मैं लाख चाहने पर भी सुमित्रा को भुला नहीं पा रहा। वो ये बात है। सूर्यसेन तो तुम एक काम करो, चंडीगढ़ जाकर तुम सुमित्रा से मिलकर आओ। इससे तुम्हारा चित्त को शांति मिलेगी। लेकिन रिसीवर उसकी ससुराल वाले भला मुझे उससे क्यों मिलने देंगे? सूर्यसेन इसका भी उपाय है। तुम वहां पर साधु के वेश में जाओगे और केवल सुमित्रा से ही भिक्षा लेने की बात कहोगे। ठीक है रिसीवर, मैं यही करूंगा। साधु का वेश धरकर जब सूर्यसेन आश्रम से चला तो ऋषि ने उसे समझाया, देखो सूर्यसेन वहां पहुंचकर संयम से काम लेना। सुमित्रा की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाना। मैं आपकी बात को याद रखूंगा रिसीवर। चंडीगढ़ पहुंचकर उसने महल के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षम देही। तभी एक दासी मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर उसके पास आई। लो साधु महाराज, भिक्षा ले लो। दासी, इस भिक्षा को वापस ले जाओ। हमें तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं चाहिए। सुना है कि युवराज का अभी अभी विवाह हुआ है। यदि हम भिक्षा लेंगे तो युवराज की नई नवेली दुल्हन से ही लेंगे, वरना खाली हाथ वापस चले जाएंगे। ये सुनकर दासी उल्टे पांव महल में वापस लौट गई। उसे वापस लौटते देख महारानी चित्रलेखा ने उससे कहा, क्या साधु महाराज को भिक्षा नहीं दी? महारानी जी, बड़ा ही विचित्र साधु है वो। कहता है कि भिक्षा लेगा तो केवल युवराज चयन सेन की नई नवेली दुल्हन से ही लेगी। वो साधु ने ऐसा कहा। लगता है बहू सुमित्रा से ही भिक्षा लेकर साधु उन्हें कोई आशीर्वाद देना चाहता है। उसने दासी से कहा, दासी तू उस साधु को महल के बाग में ठहरा कराओ। मैं सुमित्रा को उसके पास भिक्षा देकर भेजती हूं। जो आज्ञा रानी जी। दासी को आदेश देकर महारानी चित्रलेखा सुमित्रा के पास पहुंची और कहने लगी, बहू, एक साधु आया है। वो केवल तुमसे ही भिक्षा लेना चाहता है। जो महल के बाग में जाकर उसे भिक्षा दे आओ।
माँ, मुझे ये काम ना होगा, मुझे लज्जा आती है। अरे बहू, भला साधु से कैसी लज्जा, जाओ उसे भिक्षा देकर आओ, हो सकता है वह खुश होकर तुम्हें कोई आशीर्वाद दे दे। और तब मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर सुमित्रा बाग में पहुंची। साधु के वेश में आए हुए सूर्यसेन ने उसे पहचान लिया, परंतु सुमित्रा उसे पहचान ना सकी। सुमित्रा ने आगे बढ़कर जैसे ही सूर्यसेन को मुद्राओं की थैली दी तो वह बोला, सुमित्रा, मैं यहाँ पर मुद्राओं की भिक्षा लेने नहीं, तुमसे प्यार की भिक्षा लेने आया हूं। ये सुनकर सुमित्रा के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वह पीछे हटकर बोली, सूर्यसेन, क्या ये तुम हो? हाँ सुमित्रा, क्या तुम अपने सूर्यसेन को भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है सूर्यसेन, मैं पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूं। मुझे यहां से निकाल कर ले चलो सूर्यसेन, मेरा यहां पर दम घुटता है। सुमित्रा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो हम इसी समय कहीं भाग चले। तभी सूर्यसेन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उस रिसीवर से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। वह अपने आप से कहने लगा, सूर्यसेन, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? याद नहीं, आश्रम से चलते समय रिसीवर से कहा था कि चंडीगढ़ पहुंचकर तुझे संयम से काम लेना है, भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। सूर्यसेन तुरंत सुमित्रा से दूर हो गया और कहने लगा, सुमित्रा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम पर मेरा नहीं बल्कि युवराज चयन सेन का अधिकार है। तुम महल वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो सूर्यसेन? मैं ठीक कहता है सुमित्रा, मैं यहाँ इस प्रकार आकर बड़ी भूल की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमारे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। अब जाओ, यहाँ से चली जाओ। मुझे खुशी है सूर्यसेन कि तुम राह नहीं भटके। मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सूर्यसेन, नियति ने मुझे तुमसे अलग कर दिया। अब मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम भी विवाह कर लेना और मेरी याद में अपना जीवन ना बिताना। वो सुमित्रा, ये तुम क्या कहती हो? सूर्यसेन, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूं। तुम्हें मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है सुमित्रा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और फिर सूर्यसेन वापस ऋषि के पास लौट गया। तब ऋषि ने कहा, सूर्यसेन, अब तुम जूनागढ़ चले जाओ। जूनागढ़ वो किस लिए रिसीवर? क्या तुम्हें सुमित्रा की इच्छा पूरी नहीं करनी? वो चाहती थी कि तुम्हारा विवाह हो जाए। वो आप उस विषय में भी जानते हैं रिसीवर। लेकिन रिसीवर सुमित्रा की इच्छा से जूनागढ़ से क्या संबंध है? बेटा, वहां की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है कि जो कोई युवक उसकी बुद्धिमानी के परीक्षा को पार कर लेगा वह उसी से विवाह करेंगी। वह अब तक कई युवकों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले चुकी है, परंतु कोई भी युवक उसकी परीक्षा को पार नहीं कर पाया। तुम वहां पर जाओ, राजकुमारी को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दो और उससे विवाह कर लो। ठीक है रिसीवर, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज ही जूनागढ़ के लिए जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए रिसीवर। ऋषि का आशीर्वाद लेकर
सूर्यसेन जूनागढ़ के राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज प्रणाम। मैं राजकुमारी की बुद्धिमानी की परीक्षा को पार करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ठीक है युवक, परंतु जानते हो ना, तुम्हारे से पहले भी कई युवक इस परीक्षा को पार करने के लिए आए, परंतु असफल रहे। और फिर वीर सिंह उसे साथ लेकर राजकुमारी लाजो माता के कक्ष में जा पहुंचा और कहने लगा, बेटी, ये युवक कहता है कि ये तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर सकता है। तब राजकुमारी ने कहा, सुनो युवक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी अधूरी होगी और उसी में मेरा प्रश्न भी छुपा हुआ होगा। यदि तुम मेरी कहानी को पूरा कर पाए और उस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान लूंगी और तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, आप मुझे कहानी सुनाइए। तो सुनो युवक, बहुत समय पहले की बात है। पांचाल नगर में राज नाम का एक भिखारी रहता था। उस भिखारी के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। भिखारी जगह जगह भीख मांग कर भीख इकट्ठी करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार की बात है, पांचाल में जबरदस्त अकाल पड़ गया और वे लोग वहां पर भूखे मरने लगे। तब उन्होंने वो नगर छोड़कर दूसरे नगर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर पांचाल छोड़कर वो भिखारी मथुरा राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य में चारों ओर संपन्नता और खुशहाली छाई हुई थी। तो वहां के लोगों से मांगने पर राज को दिन में काफी सारी भिक्षा मिल जाती थी। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा भिक्षा मांग रहा था तो पास से ही एक गुजरते हुए राहगीर ने उससे पूछा, अरे भिखारी, तुम्हें तो दिन भर में काफी भिक्षा मिल जाती है, आखिर इतनी सारी भिक्षा का तुम करते क्या हो? भाई, मुझे दिन में जो भी भिक्षा मिलती है उसका एक हिस्सा मैं राक्षसी को देता हूं, दूसरा हिस्सा किसी को उधार दे देता हूं, तीसरा हिस्सा बहता पानी की धारा में बहा देता हूं और चौथा हिस्सा मंदिर के देवता के भोग में खर्च कर देता हूं। उसकी बातें सुनकर लोग आसपास इकट्ठा हो गए और कहने लगे, ये क्या उटपटांग बातें कर रहा है? भला कहाँ है वो राक्षसी? कहाँ है बहता पानी की धारा? और कहाँ है वो मंदिर? भिखारी राज लोगों की ये बातें सुनकर चुप रह गया। तब लोग कहने लगे, लगता है ये भिखारी पाखंडी है, इसे पढ़कर राजा के दरबार में ले चलो, वहीं पर इसकी पोल खुलेगी। लोग उसे पढ़कर मथुरा के राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, कौन है ये और तुम लोग इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? लोग कहने लगे, महाराज, हमें ये कोई बहुत बड़ा पाखंडी लगता है। सारी बात जानने के बाद राजा को भी राज की बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आया। तो उसने गुस्से में आकर राज से कहा, भिखारी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ हमें समझाओ, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इतनी कहानी कहकर राजकुमारी चुप हो गई और सूर्यसेन से कहने लगी, तो युवक, अब तुम ये बताओ कि राजा को राज ने क्या उत्तर दिया? क्या राजा ने राज को मौत के घाट उतार दिया? यही है मेरा प्रश्न, जल्दी इसका उत्तर दो। सूर्यसेन कुछ क्षण के लिए सोचने लगा
और फिर बोला, सुनिए राजकुमारी जी। राजा की बात सुनकर राज ने ये कहा कि राजन, मैंने कहा था कि अपनी भिक्षा का एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूं, और वह राक्षसी मेरी पत्नी है। उसे सिर्फ खाना, पहनना और सोना ही आता है। दिन भर वो कोई काम नहीं करती। राजन, उधार मैं अपने बेटे को देता हूं। अभी वो छोटा है। मैं अपने हाथ पैर चलाकर उसे खिलाता हूं। जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे और वह जवान हो जाएगा, तब वह मुझे कमाकर खिलाएगा। इसे मैं उधार देना कहता हूं। राजन, मेरी लड़की भी है। भीख का तीसरा हिस्सा वह खा जाती है। अभी वह छोटी है। जब सयानी हो जाएगी और कमाने खाने योग्य होगी, तो अपने पति के घर चली जाएगी। ये सब जानते हैं भी उसे खिलाने का मतलब बहता पानी में भीख का तीसरा हिस्सा फेंकना हुआ या नहीं। राजा बड़े ही ध्यान से राज की बातें सुन रहा था और बोला, अच्छा ये बताओ कि किस मंदिर के देवता को तुम प्रतिदिन भीख के चौथे हिस्से का भोग लगाते हो? तब भिखारी ने कहा, राजा, ये अधम शरीर ही मेरा मंदिर है और मेरे प्राण उस मंदिर के देवता है। अगर मैं रोज इस मंदिर और देवता को भोग ना लगाऊंगा, तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। राजा भिखारी राज के जवाब से बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, राज, तुम तो बड़े भारी पंडित मालूम पड़ते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? भिखारी ने कहा, राजन, ये सब भगवान की माया है। इसका भेद कोई नहीं जान पाया। उसके राज में पंडित भिखारी होता है और मूर्ख धनी होता है। उसके राज में बगुला सफेद रंग का होता है और कोयल काली। उसके राज में पेड़ों में छोटे छोटे फल लगते हैं और बेलों में बड़े बड़े फल लगते हैं। राजन, भगवान की महिमा अपरंपार है। कहां तक उसका बखान करूं? भिखारी राज की चतुराई बड़ी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बहुत सी दान दक्षिणा देकर उसे विदा कर दिया। सूर्यसेन की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे युवक, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये सुनकर वहां पर उपस्थित राजा वीर सिंह भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, युवक, तुमने मेरी बेटी के कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। अब मैं तुम दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करूंगा। इसके पश्चात एक बड़े ही अच्छे मुहूर्त पर राजकुमारी और सूर्यसेन का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा वीर सिंह ने अपने जमाई को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया और बोल, बेटा सूर्यसेन, मेरी बेटी लाजो के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंपता हूं। और फिर सूर्यसेन पांचाल राज्य का राजा बन गया। और दूसरी तरफ राजा भानु प्रताप, जिसने सूर्यसेन के पिता की हत्या की थी, उस पर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक उसे लकवा का प्राणघातक रोग हो गया और वह कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर बड़े ही कष्ट सहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो पड़ोस के शत्रु राजा ने मौके पर कब्जा कर लिया। इस तरह से भानु प्रताप को अपने बुरे कर्मों की सजा मिली। इधर राजा बन चुके सूर्यसेन के घर पर पुत्र का जन्म हुआ और वह एक सुख में जीवन बिताने लगा।